सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम एक नारा लगाया करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान। आज कराची के बारे में कहा जा सकता है कि एक नहीं बल्कि दो कराची। एक वो जो सिंध हुकूमत हमें दिखाती है, जिसमें सड़कें साफ सुथरी हैं, बारिश के बाद पानी सड़कों से गायब है, कोई टूट फूट नहीं है, अंडरपासेस क्लियर हैं। और एक कराची, टूटा हुआ कराची, जो अवाम का कराची है, जहां हर सड़क पर गड्ढे हैं, जहां बारिश जब हो जाती है तो उसका पानी कई कई रोज तक जमा रहता है। और मौजूदा बारिश ने तो शहर को सिर्फ डुबोया नहीं बल्कि तोड़ भी दिया है। इस तूफानी बारिश ने शहर को पूरी तरह मफलूज कर दिया। शहर के कुछ इलाकों से पानी निकल गया, लेकिन तूफानी बारिश से इस शहर के बदतरीन सीवरेज सिस्टम की हालत मजीद बिगड़ गई। मुतादिद इलाकों में बरसाती पानी अब भी सड़कों और गलियों में मौजूद है। शहर के पोश इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन भी जेरे आब आ गए और पीएमटीज, केबल फॉल्ट्स और सब स्टेशंस में पानी भरने से शहर के बेशतर इलाकों में 24 घंटे से जायद होने के बावजूद भी अभी तक बिजली वापस नहीं आ सकी है। मवासलात और ट्रेन का निज़ाम भी मुतासिर है। बारिश के बाद कराची में बाज़ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस तक मुतासिर रही, जिससे शहरियों को राब्तों में परेशानी का सामना रहा। सिंध भर में बारिश से तबाही के बाद वज़ीर आला सिंध ने आज सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालिया बारिश से सूबे में 80 अफराद के जाँबाग होने की तस्दीक की है, जिनमें 47 अफराद का ताल्लुक कराची से है। और महकमा मौसमियात ये बता रहा है, खबरदार कर रहा है कि कल सिंध में मानसून का एक नया सिस्टम दाखिल हो रहा है, जो मजीद तबाहियाँ और बर्बादियाँ ला सकता है, क्योंकि ये शहर अब तक होने वाली बारिश ही बर्दाश्त नहीं कर सका, तो आगे इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, कई कई घंटों से लाइट्स नहीं है, सड़कों पर पानी जमा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNN और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि हुआ क्या है ये? कल जो आपने शहर हमें दिखाया था, वीडियोस भी चलती हुई नज़र आई थी, आज मनाजिर कुछ और हैं। वो अंडरपास जो कल मोबाइल की वीडियो में साफ दिखाई दे रहे थे, कल मैंने खुद वहाँ जाकर देखा है, वहाँ पानी भरा हुआ था। देखें जी, ये कोई नॉर्मल मॉनसून नहीं चल रहा है, ये कोई आम जो है वो बरसात का सीजन नहीं चल रहा। यहाँ पर एक नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर हो गई है। इट्स अ नेशनल डिजास्टर फॉर आवर प्रोविंस। यहाँ पर हमारे पास जो 90 साल का रिकॉर्ड बारिशों ने तोड़ दिया, यानी कि फ्लड्स आते रहते हैं, पर आप सोचें 90 ईयर्स में ये बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी मेरे को 440 मिलीमीटर से ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये तो किसी भी जगह पर इतनी बारिश होगी तो ये सब सिस्टम तो इस तरह होगा, जो अल्लाह बेहतरी लाए, जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, ये कोई सिर्फ एक जगह पर नहीं आई है कि अपना कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एरिया में या सिंध हुकूमत के इलाकों में, या अपना जो है DHA को देख लें, आप कैंटोनमेंट्स को देख लें, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनी। कैंटोनमेंट्स आर द बेस्ट एरियाज टू लिव इन द प्रोविंस ऑफ कराची, इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड इन द सिटी ऑफ कराची, एनीवेयर आप जाएं, आज कैंटोनमेंट सारी डूबी हुई हैं। आपके DHA पूरा डूबा हुआ है। आपके DHA के घरों के अंदर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में पानी चला गया है। तो अल्लाह खैर करे। हम पानी साफ करते हैं, हमने नाले साफ रखे हुए हैं, पर एक लिमिट होती है पानी की भी, जो क्रॉस ओवर करके जा सकता है। हम सफाई करते हैं, पानी क्लियर करते हैं, फिर से बारिश हो रही है और इतने हैवी डाउनफॉल्स हो रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर से कराची में ये पानी उसी तरह जमा हो रहा है। दिस इज अ टाइम जब हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिस तरह आज आपके सिंध गवर्नमेंट हो, सिंध पुलिस हो, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपका लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपकी पाकिस्तान आर्मी हो, आपकी पाकिस्तान नेवी हो, हर कोई एक साथ काम कर रहा है। NGOs हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज जिससे हमारी तल्ख कलामियाँ होती हैं, जिनसे हमारी बहुत से इश्यूज पे नाराजगियाँ, आज सब एक पेज पर काम कर रहे हैं। और हमारा मोटो सिर्फ यही है कि हम कराची को क्लियर करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग बेचारे अभी तक फंसे हुए हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हमने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको हमने रिकवर करके वापस लेके आए हैं सेफ प्लेसेस पे, उनका खाने का, उनका मेडिकल का, उनका पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं।
पर वहीं पर बहुत से लोग इनको अभी भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि हम उन लोगों को अच्छी जगहों पे लाएं, जब पर पानी जमा हो गया और पानी निकालें, बाद की बात में देखी जाएगी। चलें, तो तैमूर साहब, जिस वक्त अंडरपासेस बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए जाते हैं, उस वक्त इस बात का नहीं ख्याल रखा जाता, उस वक्त नहीं सोचा जाता कि अगर 150-200 मिलीमीटर बारिश होगी तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उन अंडरपासेस में, उन सड़कों में, कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें, बेयर कर सकें। पुरानी सड़क टूटे, पुराना अंडरपास भर जाए, वो तो चलें समझ आता है। जो नई चीज़ें, अभी एक सड़क बनी नहीं होती, वो धंस जाती है, अंडरपास का इफ्तिताह हुए 3 महीने नहीं हुए, वहाँ पानी भर गया। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं और हम उसी हिसाब से काम करते हैं कि 50 मिलीमीटर। जी तैमूर साहब, ठीक है, तैमूर तालपुर साहब से दोबारा रब्ता करते हैं ज़रा, और फिर उनसे मज़ीद भी इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है, बारिश यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक जमात जो कि 13-14 साल से 12 साल से हुकूमत में हो, उसके पास सारे इख्तियारात भी हों, सारे वसाइल भी हों, सारे महकमे भी उसके पास हों, और फिर काम करने से भी उसको कोई नहीं रोक सकता हो, तो फिर उसके बाद सवाल तो उससे बनता है कि ज़ाहिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पर आना पड़ा, उसको नाले साफ़ करने पड़े, इनिशिएटिव लेना पड़ा। उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई का आगाज़ हुआ, और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो शहर में सूरत हाल है, कई इलाकों में बिजली अभी भी गायब है, जो गुज़िश्ता रोज़ गई थी। कुछ इलाकों में 15-15, 20-20 घंटे बाद बिजली बहाल हुई है। केई के जितने भी तर्जुमान हैं, उनसे अगर रब्ता किया जाए, उन सब के नंबर्स ऑफ हैं। जो मोबाइल सिग्नल्स का इशू है वो तो अलहदा है, लेकिन जो इंटेंशनली नंबर ऑफ किए हुए हैं वो बिल्कुल एक अलग मामला है। उसके बाद एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर किया जा रहा है। महमूदाबाद पर शदीद एहतजाज अब से कुछ देर पहले चल रहा था, वहाँ पर सड़क ब्लॉक थी, लोग वहाँ पर मुश्तइल होकर निकले हुए थे, क्योंकि वहाँ तकरीबन 30 घंटे से बिजली नहीं थी। कोरंगी रोड को ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 24 घंटे से बिजली नहीं है। कल वो बिजली गई थी, आज तमाम दिन गुजर चुका, लेकिन अभी तक वो बिजली वापस नहीं आई है। तो तैमूर साहब, ज़ाहिर है लोग शदीद परेशान हैं, सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं। इस वक्त उनको गलत भी नहीं कहा जा सकता। 30-30 घंटे हो गए, बिजली नहीं मिल रही, रोड्स पर पानी जमा है, लोग करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, हुकूमत के पास इल्तिजा करें, हुकूमत तो वहाँ नहीं पहुँच रही, उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे पा रही। देखिए जी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। हुकूमत पहुंची भी है, आपका चीफ मिनिस्टर रोडों पर है, आपके मिनिस्टर्स रोडों पर हैं, आपके डीसीज वहां पर काम कर रहे हैं, आपकी पाकिस्तान आर्मी वहां पर है, आपकी पाक नेवी वहां पर है, पुलिस के इदारे सारे वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये तो बात बहुत ज्यादा होगी कहना कि हम वहां पर नहीं है, हम वहीं पर हैं, हम लोगों के साथ हैं। हर किसी को फोकल पर्सन बना के डीसीज के साथ सुपरविजन में दिया गया है। मैं उमरकोट में बैठा हूँ, मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है 3 दिन से। सिर्फ कराची नहीं है, पूरे सिंध का बहुत बुरा हाल है। ये नहीं कि कराची बरसातें हो रही है और बाकी हमारे जो रूरल एरियाज वहाँ पर भी बहुत सख्त बरसात है, बहुत लोग परेशानी में है। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लोगों के साथ है, अवाम के साथ है। मैंने आज सुबह 8 बजे से लेकर आधा घंटे पहले तक मैंने सिर्फ अपनी डिफरेंट टाउन कमिटीज विजिट करता रहा हूँ। तो हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हाँ आपको पूछना है कौन कहाँ पर, तो मुझे बताएं कि आपके जो वफाकी वजीर कराची से इलेक्ट हुए वो कहाँ पर हैं, आपके जो MNS PTI के इलेक्ट हुए थे कराची से वो कहाँ पर है, आपके सदर मुमलिकत पाकिस्तान आलमगीर खान वो साहब कहाँ पर साथ है। ही हैं, आप भी आने वाले हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन तैमूर साहब, ये जो हमारा ऑफिस है बोल न्यूज, शहर से इस तरफ 4 रास्ते आते हैं। एक रास्ता बिल्कुल टूटा पड़ा है, 2 पर एहतजाज हो रहा है, एक बारिश की वजह से बंद है। किसी को शहर के इस हिस्से में आना है वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से शहर की तरफ जाना है वहाँ नहीं जा सकता। क्या करें लोग? देखिए जी, लोगों को सब्र से काम लेना पड़ेगा। हम दर्द समझते हैं, जिनके घरों के अंदर पानी आ गया है, जिनके फर्नीचर खराब हो गए, जिनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो गई हैं, तो हमें आवाम का दुख, आवाम का दर्द है। इसीलिए हम दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारे साथ जो भी यहाँ पर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते वो गलत कर रहा है। हमने कहीं किसी पे लाठीचार्ज नहीं किया, हमने कहीं गैस नहीं उसके पर फेंकी। हम समझते हैं मतलब लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन उस एहतजाज को खत्म कर बिना आपकी तरफ वापस आता हूँ। आलमगीर खान साहब आ चुके हैं। आलमगीर खान साहब, तैमूर तालपुर साहब पूछ रहे हैं विफाकी नुमाइंदे किधर हैं, जो MNAs इलेक्ट हुए हैं कराची से, वो कहाँ हैं? बात करता हूँ चाय हाँ? ओके जी आलमगीर खान साहब को आवाज आ रही है? आलमगीर खान साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। तो सर विफाकी नुमाइंदे किधर हैं? तैमूर तालपुर साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि विफाक के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, 14 MNAs क्या कर रहे हैं इस वक्त कराची के लिए?
वफाक के नुमाइंदे, मैं खुद इस वक्त सड़क पे हूँ। तैमूर तालपुर ने जो कराची शहर में कचरा दिया है लोगों को, वो उठा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। और अगर इनको शौक है तो इनके घर भी पहुंचा देता हूँ। तो आलमगीर खान साहब इस वक्त हैं किस इलाके में, आप बताइए जरा क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या मनाजिर है? आप कह रहे हैं कि मैं इस वक्त बाहर निकला हूँ, कचरा उठा रहा बुरा हूँ। हाल कर दिया है और सड़कें तबाह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली इस बारिश से मुतासिर हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है और अमवातें हुई है। मेरे हल्के में 2 लोग जो है वो नाले में गिर के और उनकी लाश नहीं मिली अभी तक। और तो सूरत हाल बहुत खराब है। सवाल सिर्फ एक है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये एक डिजास्टर था और बड़ी पैमाने पे बारिश हुई है, ये एक सच है। लेकिन ये अगर इदारे सारा साल काम कर रहे होते, ये अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो वजीर बल्दियात के पास है, ये सारा साल फाल होता तो सीवरेज का इतना बुरा नहीं होता आज। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर सारा साल कचरा उठा रहा होता जो वजीर बल्दियात के पास है, तो ये नालों पे आज कचरा नहीं आता। ये 38 बड़े नाले जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, इनकी सफाई सारा साल होती और 250 छोटे नाले जो डीएमसी के पास है, डीएमसी वजीर बल्दियात के पास नहीं है, वो अलग है। वो अगर अपना काम सही तरीके से निभाते तो आज ये हाल नहीं होता। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि ये क्यों होता है कि हमें आखिर में एनडीएमए की तरफ, फौज की तरफ, एनजीओ की तरफ, वफाक की तरफ, तीसरा मसीहा ढूंढना पड़ता है हमें। वो भाई जो इदारे थे सारा साल, जो टैक्स के पैसे से चलते हैं, वो कहाँ थे ये सारा साल? और क्यों आखिर में हमें मोहताज होना पड़ता? ये अगर ऐसे ही रहा ना, तो ये यूनाइटेड नेशन भी आ जाए, एक सिंगल एफर्ट करेगी, एक सिंगल प्रोजेक्ट देगी, लेकिन तसलसल बनाना है, मुस्तकिल मिजाजी से काम इदारे करते हैं जो सिंध हुकूमत के पास है 18वीं तरमीम के बाद, और ये नाकाम हो चुके हैं। तो लेकिन सिर्फ यही नाकाम हुए हैं आलमगीर खान साहब? जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं की है, शहरी हुकूमत की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैंने कहा ना डीएमसी नाकाम हुई है। मैंने कहा ना डीएमसी का काम था छोटे नालों की सफाई, उन्होंने नहीं किया कुछ। देखिए ये बात बिल्कुल जायज है शहरी हुकूमत की, जो मेयर कहते हैं कि पहले जैसे इख्तियार और वसाइल नहीं जो पहले हुआ करते थे। सही। ये बात बिल्कुल जायज है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा नहीं उनके पास, लेकिन जो इदारे उनके पास हैं उसकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। आज भी वहाँ करप्शन रही है, आज भी वहाँ नाअहली रही है, आज भी वहाँ सियासी भर्तियां रही हैं जो केएमसी और डीएमसी में चली हैं, और आज भी वहाँ जो रिश्वतें खाई जाती हैं। मकसद ये है कि उन्होंने कोई बेहतरी नहीं लाई केएमसी और डीएमसी में, तो एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी। सही। लेकिन आलमगीर खान साहब, वो जो एनडीए में आई थी, काम करना शुरू किया था, 3 बड़े बड़े नाले साफ भी किए, ऐसा लग रहा था कि अब बस सब अच्छा हो जाएगा, कराची में सूरत हाल फिर खराब नहीं होगी, लेकिन उसका कोई खास फायदा दिखाई नहीं दिया। देखिए एनडीए में याद रहे कि वो 38 बड़े नाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 नालों पर एनडीए में काम कर रही थी, गुजर नाला और कोरंगी नाला, और बाकी जो है उस पर डीएमसी और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही थी। बट मैं वाजे करूं, ये डीएमसी के, मैं बार बार ये कहता हूं, पिछले साल जब अली जैदी आए थे सफाई करने, उस वक्त भी मैंने ये कहा था, ये कोई कैंपेन से कराची बेहतर नहीं होना, ना हल होना है। कैंपेन 15 दिन चलेंगी, 1 महीना चलेंगी, मुस्तकिल मिजाजी एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए जो इदारे करते हैं। इदारों को एम्पावर करने की जरूरत है। ये नालों के इर्द गिर्द आबादी, ये आप अंदाजा लगाएं, ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है 38 ये अंग्रेजों के दौर से बने हुए, हमने उसमें कोई बेहतरी नहीं की, बल्कि इर्द गिर्द कच्ची आबादियां बसी, इंक्रोचमेंट हुई, वही कचरा फेंकती, ये नाले चौक होते और यही ड्रेन आउट कचरा होता, समंदर की स्पीशीज मुतासिर होती। मकसद ये सिर्फ कि ये किसकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ सो रहा था उस वक्त जब ये गैर कानूनी बिल्डिंग से एनक्रोचमेंट हो रही थी? ये केडीए कहाँ सो रहा था उस वक्त? ये केएमसी कहाँ सो रहा था उस वक्त? ये जितने एनक्रोचमेंट सेल्स हैं इनके, ये कहाँ सो रहे थे उस वक्त जब ये जो कब्जे हो रहे थे? मकसद सिर्फ ये, एनडीएमए को भी अब एक मुस्तकिल प्लान दे रही है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनी है जिसमें शहरी, सूबाई, वफाकी नुमाइंदे होंगे। लेकिन आलमगीर खान साहब, क्या है मुस्तकिल हल है या नहीं? मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ इस सवाल लेके। तैमूर तालपुर साहब, जब ये सारी तजावुजात हो रही थी जिसकी वजह से अब शहर का ये हाल हुआ कि नाले इतने सुकड़ चुके कि पानी उनमें जाता ही नहीं, फिर वो साफ भी नहीं होते, तो उस वक्त जब ये तजावुजात बन रही थी
उन जिम्मेदारान का तयन आपने नहीं किया, उस वक्त नहीं रोक सके, बाद में भी कोई इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं हुई, कोई कसूरवार सामने नहीं आया अभी तक? बात करें ना, ये तजावुज़ात जिनने किए थे वो कोई 30-33 साल अलग अलग हुकूमतों के साथ पावर में रहे हैं। हमारे 12 साल में 5 साल वो हमारे साथ रहे हैं, 7 साल रह गए हमारे पास उनके अलावा जब हम सोली हम काम कर रहे थे। जिन लोगों ने ये तजावुज़ात डाले वो आज आलमगीर के पार्टनर्स हैं। जिन लोगों ने बोरीबंद लाशें भेजी कराची की बेबस माओं को, वो आज आलमगीर खान के साथ है। जिन्होंने ये तजावुज़ात 5 साल तो आपके भी साथ रहे। 7 साल हमारे साथ नहीं, 5 साल हमारे साथ रहे। जी, 5 एक साल। हमारी एक 5 साल हमारे साथ हो रहे, 7 साल नहीं, 5 साल हमारे साथ हो रहे। इनके साथ तो अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। पॉलिटिकल आपको 2 साल पे एतराज है, लेकिन आप 5 साल पे एतराज नहीं है आपको। हम तो आज भी चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत की हेल्प करें। जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो खाना खराब कर दिया है इकोनॉमी का, 23 ट्रिलियन से 42 ट्रिलियन पर ले गए 2 साल में। यानी कि जितने भी डिक्टेटर्स आए, नवाज शरीफ साहब आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, जो हमने 15-20 साल में जो मुल्क के साथ किया ना, वो आपने कर दिया 2 साल में। तो आपको हक तो पहुंचता नहीं है कि आप बात करें हमारे ऊपर कि हमारी गवर्नेंस कैसी है। बाकी जहाँ तक रही बात कराची की, जिन लोगों ने तजावुज़ात किए, जिन लोगों ने ज्यादतियां की, जिन लोगों ने कराची का खाना खराब किया, उन सबको आज आलमगीर अपने साथ लेके बैठा हुआ है। देयर ऑल टीम एंड पार्सल। वो बल्दिया फैक्ट्री का आज तक जो है डिसाइड नहीं कर सके, जो इतने लोगों की बेचारों की डेथ हुई, जिनको जिससे मर्डर करके मार दिया। तैमूर साहब, जब वो आपकी हुकूमत के साथ थे तब तो उनके वो लोग जो आज उनसे अलहदा हो चुके, बानी समेत, वो भी सब उनके साथ थे और उनके साथ वो आपकी हुकूमत में शामिल थे। इनके साथ तो फिर भी बहुत सारे लोग अब माइनस हो चुके हैं उसमें से। नहीं, अभी तो सारे साथ हैं, अलग अलग विंग्स बना लिए हुए हैं। देयर ऑल वन गैंग एंड वन पार्टी। पर जहाँ तक हमारी बात थी, हमने पहले भी कोशिश की हम सबको साथ लेके चले। हमने अपने दौर में इनको गलत काम नहीं करने दिए, जिसकी वजह से ये हमसे अलग हुए और अभी तक हमसे बनने को तैयार हैं। 2008 से 13 तक कोई तजावुज़ात नहीं हुई, कहीं किसी नाले पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी। आपकी जो तजावुज़ात 20 साल पहले सारी वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद आपको ये तो हमने व्हाइट पेपर में बना लिया ना, मुराद अली शाह साहब ने कर दिया है, उससे पूरा। ठीक है, चलें आपकी तरफ मैं आता हूँ जरा। जी आलमगीर खान साहब, 2008 से 13 तक तो कोई तजावुज़ात नहीं है, वो कह रहे हैं तो सारी तजावुज़ात उससे पहले हो चुकी थी। यार बात यह है कि इस वक्त मैं सड़क पे हूँ और सफाई कर रहा हूँ। अभी हंसने का भी मुझे कोई खास मौका नहीं मिल रहा है कि मैं चीख चीख के हंसूं इनकी इस बात पे। यार शहर का बेड़ा गर्क किया, अल्ताफ हुसैन के साथ बैठे। छोड़ दे, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ तैमूर साहब से, ये एनएफसी तो मांगते हैं वफाक से और ये इनका राइट है, जो इनका ड्यू शेयर बनता है वो इनका राइट है कि ये उसको क्लेम करें और दिया जाता है इनको। पिछले 12 साल से पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं देते ये सिंध में? जो डिस्ट्रिक्ट का शेयर बनता उनकी आबादी के हिसाब से, उनके वसाइल के हिसाब से, वो क्यों नहीं दिया इन्होंने? और यही वजह है कि हर शहर में और कराची जैसे बड़े शहर में वो एहसास महरूमी, ये क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नारा लगता? ये इस वजह से लगता कि यहाँ कराची को उसका डिजर्विंग वसाइल, रिसोर्सेज, फंड्स नहीं मिल रहे। कराची का मेयर का बजट 25 से 26 अरब है। इस्लामाबाद के मेयर या सीडीए जितना बजट है इसका, तो आधे से ज्यादा तनख्वाहों में निकल जाता है। ये महरूमी इसलिए है, इसलिए ऐसे नारे, ऐसी बातें होती। मकसद सिर्फ एक है, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं देते आप? कराची में 6 अजला हैं, अगर इनको इनकी आबादी के मुताबिक पीएफसी अवार्ड मिल जाए तो आधे से ज्यादा मसाइल, ये जो एहसास महरूमी है, ये खत्म हो जानी है। लेकिन सूबा काबिज रहता फंड्स पर और सूबा नीचे ना पावर्स डिवॉल्व होने देता, ना फंड्स डिवॉल्व होने देता। और असल मसाइल की जड़ ये है, अगर आज डिस्ट्रिक्ट्स को आप एम्पावर कर दें, वो अपने फंड्स पर बाइख्तियार हो, तो आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएं। सही। तो तैमूर साहब क्यों नहीं देते पीएफसी अवार्ड? आलमगीर खान साहब बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठा रहे हैं। जो शेयर पीएफसी अवार्ड में कराची का बनता ना, हमने उससे ज्यादा शेयर कराची को दिया हुआ है। हमारी 3 प्रायोरिटीज हैं सिंध में। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज कराची मेट्रोपॉलिटन, जो हमारा सबसे बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को जो चला रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे हैदराबाद, तीसरे नंबर पे सखर। आप हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर चेक कर लें ना कि शेयर क्या है डेवलपमेंट का, एडीबी का,
तो वो शायद कराची के कोई 5% के बराबर भी नहीं होगा। तो सर ये पीएफसी हमने से जो सबसे- ज्यादा आपने दिया हुआ है, इसमें कोई एक भी ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट अब तक 12 साल हुकूमत में आपने कोई बिल्कुल, मुकम्मल ये किया? तो आपने मेरे भाई बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब आपका ट्रांसपोर्ट का बात आती है ना, तो आपका सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट हो, आपकी ग्रीन लाइन हो, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी, आपका K4, आपका पानी का प्रोजेक्ट जो है, आपका जो सूरज का है ये these are all funds that were to be provided by the federal government. जब तक नवाज शरीफ था, हमारा कोई दोस्त या एलाई नवाज शरीफ नहीं है, पर जब तक वो था उसने ग्रीन लाइन पर पैसे दिए, 70% हमको कंप्लीट करके दिया। अगर 6 महीने और नवाज शरीफ की हुकूमत चल जाती और हमारा जो टेन्योर एक्सटेंड होता, तो आज आपकी ग्रीन लाइन होती, आपकी BRT होती, हमारा K4 और S3 के प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो जाते। जो कराची में जो सबसे बड़ा इशू है हमारा सही। पानी चलें, अब का, ये जो विफाक और टॉयलेट वाटर सिंध के और आपस में सीवरेज जो का, हुकूमती वो सतह पर जो कंप्लीट हो शिकवे जाता। हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद क्या आलमगीर खान साहब ये दूर हो जाएंगे? अब तो एक साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी कराची के लिए, उसमें आपके भी देखिए, नुमाइंदे, मैं इनके भी पहले तो नुमाइंदे। इनके इस पॉइंट का जवाब दे दूं। ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, उसका फॉर्मूला ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वफाक ने बनाना था, और जो ऑपरेशंस थे वो इनके जिम्मे थे सूबाई गवर्नमेंट के, यानी टर्मिनल्स, बसेस वगैरह ये सब सूबे ने लानी थी, और सूबा नहीं ला सका। 2-3 टेंडर infrastructure किए, ready किया उसमें मेरे भाई। नाकामी हुई, फिर वफाक ने टेक ओवर किया हमारी गवर्नमेंट ने। अब इनका काम भी हम कर रहे हैं। और रही बात K4 की, K4 में 50-50% शेयर था वफाक का और सूबे का। टोटल 24 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था इनिशियली, जो 50% वफाक का था, 12 बिलियन वो दिया जा चुका है। अभी इनकी तरफ से कमी है, और नेस्पाक की जो रिपोर्ट आई है इसके मुतालिक, जो कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने इसका बेसिक डिजाइन पे ऑब्जेक्शन उठा दिया है। तो ये अभी ये सारे खुदा का वास्ता थोड़ी सी स्टडी करके आए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसका डोमेन में आपको बता दूं कि मेनली कराची के लिए जो अहम सड़कें, उस पर प्लान करना, आपके ट्रांसपोर्ट, कचरा, नाला सफाई, ये अहम चीजें जिस पर अभी प्लान होना है। अच्छा, प्लान अभी ये चीजें तय पा गई है। प्लान ये होना है कि इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से होनी है, आया वफाकी PSDP से होनी है, या सूबाई ADP से, प्रोविंशियल ADP से होनी है, या किसी बाहर जो मॉनिटरी एजेंसी है उधर से फंड करें, या कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करेगी बता दिया आलमगीर खान साहब। अगर आप के बाद भी तो मेयर कराची का 4 साल दौर आज पूरा हो गया, उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी होंगे। तैमूर तालपुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे मेयर कराची के बारे में। हमारे साथ रहिए। कराची के ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल को हम जानते हैं। हमने कराची की वजारतें चलाई हैं और बखूबी चलाई हैं। हमने लोकल गवर्नमेंट चलाई है और बखूबी चलाई है। हमने डिलीवर किया है। हमें मसाइल का पता है, हमें मसाइल हल कैसे होते हैं वो हमें पता है। हम सब जानते हैं कि फॉल्ट्स कहाँ हैं। गलती मैंने भी की है, मेरी भी बहुत गलतियाँ हैं। MKF की बात कर रहा हूँ, बहुत गलतियाँ की। हमारे पास जो पावर था किसी के पास नहीं था, मगर वो पावर हमने सही यूज नहीं किया। और यहाँ के लोगों का हाल देख लो, सड़कों का हाल देख लो। मगर अफसोस के हम टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे काम करा के ये भी बेचारे खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो लोगों का कुछ तो काम हुआ। ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। तो जनाब, वक्त गुजरता है, शख्सियात आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाज़ शख्सियात अपनी मेहनत और लगन से ऐसे काम कर देती हैं जिनकी मिसाल दी जाती है, और बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने काम से इंसाफ नहीं कर पाती, अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती। ऐसी ही एक शख्सियत के 4 साल इक़्तिदार का आज खात्मा होने जा रहा है। और ज़ाहिर है आप समझ तो गए होंगे कि हम मेयर कराची वसीम अख्तर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इख्तियारात ना होने का रोना खूब रोया, लेकिन ये ऐसी बात नहीं जिसकी मिसाल दी जाए।
13,000 मुलाजमीन, 32 महकमों की सरबराही, 14 अस्पतालों का निज़ाम, कई पार्क्स और शराहें, अरबों रुपए का बजट, इन सब पर इख्तियारात होने के बावजूद 4 साल तक वसीम अख्तर खुद को बेख्तियार बताते रहे, जबकि सिंध हुकूमत के मुताबिक उसने इन 4 सालों में मेयर कराची को 1 खरब से जायद की रकम फराहम की और शहर की तरक्की के लिए 42 अरब रुपए अलग से दिए। MQM कराची में बतौर मेयर 13 साल इख्तिदार में रही और सबसे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार 1988 से 1992 तक इस शहर के मेयर रहे। फिर मुस्तफ़ा कमाल के पास ये सीट आई जो 2005 से 2010 तक रहे। फिर 5 दिसंबर 2015 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने मेयर तो अपना ही चाहिए कि नारे की बदौलत भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और 24 अगस्त 2016 को मेयर के इंतखाब के लिए 208 वोट हासिल करके वसीम अख्तर अपनी जमात के तीसरे मेयर मुंतखब हो गए। मगर वसीम अख्तर जो अगस्त 2016 से अगस्त 2020 तक शहर कायद के मेयर रहे, कराची के बासियों को मायूस किया और वो अपने जो उन्हें अपना समझ कर लाए थे उनके लिए वो कुछ ना कर सके। आज पूरी शहर की सूरत हाल सबके सामने है। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान साहब, ये 1 खरब 4 अरब रुपए मेयर कराची को 4 साल में दिए गए, ये खर्च कहाँ हुए हैं? आलमगीर साहब, आवाज भी आपको? चलें तैमूर साहब, ये जो 1 खरब 4 अरब सिंध हुकूमत कहती है, ऐसी जो आवाजें होती है ना, ऐसी आवाजें जो होती है आलमगीर खान को आवाज आती ये है, इस वो पूरे सेंसर हो जाता है। ये जो पूरी रकम है, जो पूरा पैसा है, ये बजट है, फंड है, इसके आपके पास डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ्स हैं? ये 1 खरब 4 अरब रुपए और फिर 42 अरब अलग से ये दिए गए मेयर कराची को? ये जो आप जिन पैसों की बात करें, ये तो वो पैसे हैं जो सिंध हुकूमत ने डायरेक्टली दिए हैं मेयर कराची को, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। उसके अलावा जो फंडिंग आई है, जो 10 अरब जो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, जो कराची नेबरहुड प्रोग्राम में पैसे आए, वो सब की हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो हम तो इन पे पूरा वो बिठाएंगे ना अभी इंक्वायरी के, पता चले कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुए। और उसके साथों साथ वी शुड नॉट फॉरगेट कि आपकी जितने भी MLAs हैं PTI के कराची से, उन सबको 15-15 करोड़ रुपए इमरान खान ने दिए हैं। वो पैसे कहाँ चले गए? हमें कराची में तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। चले, सिंध हुकूमत के पास कम वसाइल थे। सिंध हुकूमत के 248 बिलियन रुपीस ये 2 साल जो आप में कह रहे हैं कि वजीर आजम ने MNAs को जो है। फंड्स दिए हैं, वो तो PTI के MNAs को भी दिए हैं। खुर्रम शेर जमान साहब ने 2 रोज पहले हमारी प्रोग्राम में बताया कि पीपल्स पार्टी के MNAs को भी ये फंड्स दिए गए। अगर PTI के इस हुकूमत से या फेडरल गवर्नमेंट से 1 लाख रुपया या 1 रुपया मिला हो ना पीपल्स पार्टी किसी MNA को या MPA को, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आई विल फर्स्टली लीव माय मिनिस्ट्री एंड देन आई विल लीव माय MPAशिप एज वेल। मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये खुर्रम शेरजमान साहब को झूठ बोलते हुए थोड़ी बहुत कोई शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोई सोचना चाहिए। आप एक फोरम पे कोई बात इस तरह की कर रहे हैं और इतनी गलत बात करें, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आज मैंने किसी MNA को कुछ मिला हो, आई विल गिव माय रेजिग्नेशन। तो ये बातें करने में तो माहिर ना। आज तक क्या किया है सर PTI ने? यू टर्न की पॉलिटिक्स, झूठ की पॉलिटिक्स। इतनी लाख नौकरियां देंगे, वो नौकरियां तो छूटी, जिनसे नौकरियां थी बेचारों को बेरोजगार कर दिया। आपने क्या किया स्टील मिल्स के अंदर केस में? आपने जो है घर बनाने थे, लाखों घर कहाँ चले गए आपके? वो जो घर जिनके थे उनको बेघर कर दिया आपने। आपने कहा था आप डॉलर नीचे लेके जाएंगे, डॉलर कहाँ पहुंच गया? क्या कीमत थी 1 किलो आटे की जब इमरान खान के आने से पहले? क्या कीमत थी पेट्रोल की आने से पहले इमरान खान के? क्या कीमत थी मेडिकेशंस की, लाइफ सेविंग ड्रग्स? आप लोगों ने तो खाना खराब कर दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बंदा हूँगा। मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो गई हैं यहाँ पे चलना। जो बेचारे मिडिल क्लास से लोअर क्लास चलें, वो कैसे समझ? ठीक है तैमूर साहब, जाहिर इसमें मजीद भी सवालात हैं जो आपकी तरफ लेके आने। हमने अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद, अब ये जो मेयर कराची के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं, इनके पास 14 अस्पताल का निज़ाम चला रहे थे, 28 बड़ी शाराएँ इनके मातहत हैं, इसके अलावा 34 अहम पार्क्स की इनके देखभाल इनके ज़िम्मे थी, 13,000 KMC के मुलाजमीन हैं। ये मुलाजमीन आखिर करते क्या हैं और इनकी तनख्वाहों का माहाना पैकेज कुल मिलाकर कितना हजम बनता है इसका? देखिए 57 करोड़ रुपए माहाना जो है वो तनख्वाहें दी जाती हैं बल्दिया कराची के मुलाजमीन को। ये मेयर कराची की वसीम अख्तर जो अब चंद दिन के मेहमान हैं, शायद 31-30 तारीख को जो है वो उनका टर्न पूरा हो जाएगा।
अगर ये बात मान ली जाए कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उनके कंट्रोल में नहीं है, इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। अरबाब अगर पिछले 4 साल की बात कर ली जाए तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए यानी 50 करोड़ सालाना इनको नालों की सफाई के लिए दिए गए। बारिशों का सीजन है, शहर गुज़िश्ता रोज जो है वो उससे पहले भी और गुज़िश्ता रोज भी सबने देखा कि पूरा शहर जो है बरसातों में डूब गया। तो ये जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची की थी। 28 बड़े जो नाले हैं, इसके अलावा जो 10 छोटे नाले हैं, 38 नाले हैं, ये बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी थी और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची को फंड्स भी जारी किए थे। अमजद, ये तो मेयर कराची तो ये कहते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा के किसी प्रोजेक्ट पर वो काम नहीं कर सकते, उसमें उनके पास अथॉरिटी नहीं है साइन करने की, अप्रूवल की। तो ये क्या मामला है फिर? देखें अरबाब, अगर 2 करोड़ का भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो 2 करोड़ से जितने उनको सिंध हुकूमत ने फंड दिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड आए, उसमें 2000 के करीब जो छोटी छोटी स्कीमें वो मुकम्मल की जा सकती थी। 2 करोड़ में एक अच्छा सा पार्क बन सकता है, 2 करोड़ में गलियां, ठीक है, ज़ाहिर है जो अमजद आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ जरा, लेकिन कोई तैमूर साहब ऐसा प्रोजेक्ट ये इतना महदूद आपने कर दिया कि 2 करोड़ में तो एक सड़क नहीं बन पाती। आपने खुद अभी कई शाराएं और अंडर अरबों रुपया उसमें लग गया। मेयर कराची 2 करोड़ से ज्यादा एक वक्त में खर्च ही नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ का कोई लिमिट नहीं खर्च करने का, पर एक तरीक़ेकार होता है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या मेयर का। दे कैन स्पेंड एनीथिंग दे वांट टू स्पेंड, पर इनको कुछ सिग्नेचर्स देने पड़ते हैं, कुछ परमिशन देनी पड़ती है। इसकी ये बात कर रहे थे, जो रहेंगी रहती आई हैं और हम कभी खत्म नहीं होने देंगे ताकि कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी हो। अभी इन्होंने जो आपको अमाउंट पता चला, जो आपको खुद इन्होंने बताया, आपके नुमाइंदे ने भी, जो मैंने आपको बताया कि 10 अरब अलग मिले, वर्ल्ड बैंक के पैसे अलग थे, जो उनको इनका ईयरली बजट मिलता है वो इन्होंने खुद माना कि वो खर्च करते हैं। तो वो सारा अमाउंट मेयर ने कहाँ पर किया और कैसे खर्च किया, अगर उनको 2 करोड़ से ज्यादा इजाजत नहीं है खर्च करने की। पहली बात। दूसरी बात, जो माने वसीम साहब के हमसे बड़ी गलतियां हुई, हमने बड़े गुनाह किए, अब वो पता नहीं उन मर्डर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है, ठीक है, चलें आपकी वापस आता हूँ। अमजद, अब ये तमाम मुलाजमीन हैं, ये क्या इस दौरे हुकूमत में भर्ती किए गए, ये कब के भर्ती हुए हैं, ये करते क्या हैं? जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये आते हैं, नहीं आते, और अगर आते हैं तो फिर करते क्या हैं जब पैसों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है? देखें अरबाब, ये सिर्फ खानापुरी के लिए है। 1000 से जायद जो है वो सिटी वार्डन है, वो कहीं हमें सड़कों पे नजर नहीं आते सिवाय 1-2 दर्जन के। 1-2 दर्जन, अगर काउंट भी कर लें, तमाम पॉइंट्स को चेक कर लें, तो 1-2 दर्जन सिटी वार्डन के अलावा कहीं पूरे शहर में कोई सिटी वार्डन नजर नहीं आता। 1000 से जायद इसी तरह जो है महकमा जो बागात है उसके मुलाजमीन की तादाद है, लेकिन किसी पार्क में कहीं आपको ना माली नजर आएगा, ना कोई पार्क की देखभाल करने के लिए कोई अमला नजर आएगा। ये तमाम के तमाम घोस्ट मुलाजमीन है, हर माह तनख्वाहें इनकी जाती हैं जिनका सही, लेकिन कहीं काम करते नहीं नजर आते। तो तैमूर साहब, इस पर चेक रखना किसका काम है? 57 करोड़ रुपए ये 13,000 मुलाजमीन ले रहे हैं, ये अमली तौर पर कहीं अगर दिखाई नहीं दे रहे तो फिर इस पर चेक कौन रखेगा? हुकूमत ही तो रखेगी ना, या हुकूमत ने उनको आज़ाद छोड़ दिया? थोड़ा मेरे लिए, क्योंकि आपके इतने सारे अलहमदुलिल्लाह व्यूज हैं बोल्ड टीवी के, वेरी फेमस चैनल, ये भी बताना बहुत जरूरी होगा कि जिन लोगों ने मुलाजिम रखा हुआ था वो कौन थे और उनकी हिस्ट्री क्या थी। जितने भी आपके नामी ग्रामी गुंडे, टारगेट किलर्स, रिश्वतखोर, वो सारे जो है अलग अलग पोस्ट पे इन्होंने डाले हुए थे, ना कि सिर्फ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर। मेरे पास पोर्टफोलियो था। 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, आपने पकड़ा क्यों नहीं इन सारे जिनको आप टारगेट किलर्स कह रहे हैं, जो भत्ताखोर कह रहे हैं? हमने जो इनके वो टारगेट किलर्स थे, जो जेलों में थे कितने अरसे से, उनको हमने जॉब से निकाला। मेरे पास एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट था, एनवायरनमेंट में अंदर थे सीपा, सिंध एनवायरमेंटल। टारगेट किलर्स को जॉब से तो नहीं निकाला जाता, उन्हें तो उनको पकड़ा जाता है, प्रोसिक्यूशन की जाती है, अदालत में पेश किया जाता है, सजा दिलवाई जाती है। वो हम ही ने तो काम किया ना। फिर
मैं बता रहा हूँ, जब मैं एज माय ओन एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड द एडिशनल पोर्टफोलियो ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, तो मैंने इनके जो टारगेट किलर्स थे, जो तनख्वाहें उठा रहे थे, जो 4-4, 5-5 साल से जेलों में बैठे हुए थे, जो मफरूर थे, जो भागे हुए थे, तो हमने उनको निकाला ना। पर जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इनके पास थी, तो अभी तक ये उन लोगों को रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास वो डायरेक्टली इख्तियार नहीं है जो कि मेयर कराची के पास है। मैं समझता हूँ कि अभी जो अगली इलेक्शन आएगी उसमें MQM विल बी आउट ऑफ दिस। अब हमें मिले, जिसको मिले, अल्लाह बेहतर करे। अगर हमारे पास आई तो आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय जो कि गोस्ट एम्प्लॉय है, जो कि ना कि चौकीदारी करता है, ना अपने ऑफिस में जाता है, ना पियोन की जॉब करता है, ना वो क्लर्क बन के बैठा है, वो गायब है, उन सबको हम बताएंगे कि किस तरह गवर्नेंस होती है। और ठीक है, चलें, अगर बल्दियाती इदारे आपके पास आए, बल्दियाती इलेक्शन में आप कामयाब हुए, तो फिर आप ये तमाम इक़दाम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आलमगीर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अमजद कायम खानी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेट में जो बिल आज मुस्तरद हुए अपोजिशन की जानिब से, उनको अप्रूव नहीं करने दिया गया, वो पास नहीं हो सके, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में FATF बिल्स की मंजूरी की मुखालफत करने के लिए अब आपस में राब्ते तेज़ कर दिए हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अपोजिशन के बिल्स के नुकात और हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं। जबकि नून लीगी रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक तो ये भी कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि FATF बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी मंजूर ना हो, और इससे पहले हुकूमत सेनेट से इन बिल्स को पास कराने में कामयाब नहीं हो पाई थी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि अपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में डलवाने से भी गुरेज नहीं करेगी। ये बड़ा ही सीरियस और संगीन नौयत का इल्ज़ाम है। इसी पर मजीद बात करेंगे। असद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। असद खलील साहब, अब अगर ये बिल्स जो अपोजिशन पास नहीं होने दे रही, अगर ये पास हो जाते हैं तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा, क्या सूरत हाल बनेगी फिर? देखिए, आप इससे अंदाजा लगा लें कि अपोजिशन पार्टियों का मुतालबा क्या है। पार्टी के हवाले से उस बिल को क्यों वोट नहीं कर रहे। सिर्फ मसला एक ही है कि वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो। आपने देखा कि 34 जो शिकों की सूरत में, जो एक ग्रेटर NRO की सूरत में, उन्होंने कहा कि जनाब नैब के अंदर ये अमेंडमेंट की जाए, यानी नैब को बिल्कुल अज़ूए मुअत्तल बना के रख दिया जाए। ये मेन उनका इशू है और इसी वजह से अपने जाती मफादात के लिए, अपने केसेस जो करप्शन के, वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी उन्होंने दाव पे लगा दिया। और अभी जो सारे मामलात हो रहे हैं वो गिव एंड टेक इसलिए हो रहा है, गवर्नमेंट को इसलिए वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि ताकि जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से जो नैब के हवाले से जो तरामीम 34 रखी गई हैं, अगर हुकूमत उस पर एग्री होती है तो 2 मिनट में ये उसको तो खलील साहब, सिर्फ ये नैब तरमीम तक ये मामला महदूद है हुकूमत के मुतालबात, अपोजिशन के मुतालबात का, या फिर मियाँ साहब की वापसी से भी कुछ चीज़ें मशरूत हैं जो प्रेशर बना रही है इस वक्त हुकूमत अपोजिशन पर कि मियाँ साहब वापस आएँ, रिपोर्ट्स वाला मामला, उससे भी चीज़ें मशरूत हैं क्या, या सिर्फ नैब की तरमीम तक की चीज़ें? नहीं, मियाँ साहब तो वहाँ से बैठ के जनाब कह रहे हैं कि जेल भरो तारीख जो है वो चला दें। खुद वो आने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों को वो लाने के लिए तैयार नहीं है। भतीजा उनका उधर बैठा है, उनके और जो अजीजो कारब हैं, वो इसाक डार साहब जो उनके समझी है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब आवाम जो है वो किस तरह बेवकूफ़ बनेगी कि वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जेल भरो जो तारीख है वो चलाएं, और आवाम भी जो है आंखें बंद करके उनके जनाब पीछे लबैक हैं। तो मामला ये है कि ये एक पाकिस्तान की एक सलामती का मामला है, पाकिस्तान का एक मफाद इससे जुड़ा हुआ है। फाटिफ के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की अपने तौर पर जो भी मामलात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ये मामला को PTI का, ये इमरान खान का नहीं है, ये एक मुल्क के मफाद से वाबस्ता मामला है। और अगर अपोजिशन पार्टियां इस हवाले से जो कि मुख्तलिफ
मौके पे उन्होंने एश्योरेंस भी कराई थी कुछ अहम शख्सियात को कि फाटफ के हवाले से हम जो बिल है उसको हम वोट करेंगे। लेकिन अब ये मामला जो जिस तरह आपने देखा कि वो सेनेट के इजलास या मुश्तरका जो इजलास के अंदर जो लाएअमल वो तैयार कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरीके से नैब के हवाले से जो उसको कमजोर करने के लिए या खैर साहब, ये जो अभी तक डेडलॉक बरकरार है, अगर ये ऐसे ही बरकरार रहता है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी फिर अपोजिशन ये बिल अगर नहीं मंजूर होने देती तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? चूंकि दिन तो बहुत कम रह गए फैटफ की मुद्दत खत्म होने में। मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं ये फील कर रहा हूँ, बिल आकर जो ये बिल है ये पास हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं, फाइनेंस बिल का हवाले से आप देख लें, अपोजिशन ने कहा था कि हम नहीं पास होने देंगे, लेकिन आपके सामने पास हुआ। तो वही सिचुएशन है इस हवाले से। कुछ जो अहम शख्सियात हैं वो बीच में पड़ेंगी और अल्टीमेटली ये जो बिल है वो पास हो जाएगा। अब मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब जो है उनको भी राजी करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कहा कि जनाब इनको भी बनाया जाए, कुछ अपोजिशन जो रहनुमा, अब मामला ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये फॉर द टाइम, लेकिन अल्टीमेटली उस वक्त फाइनेंस बिल की मंजूरी पर तो मौलाना साहब ने दोनों जमातों से बड़ा शिकवा किया था, पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ये अपनी पोजीशन को वाजे करें। तो सिर्फ मौलाना को मनाने के लिए उनको इस अंधेरे में रखा जा रहा है और आखिर में ये पास करा देंगे बिल को। मैं आप ये रिकॉर्ड पे रख लें, पहले भी जिस तरह मैंने बताया है कि ये बिल अल्टीमेटली पास होगा, क्यों ये कौमी मफाद का बिल है और इसमें बहुत सारी कूतें जो है इन्वॉल्व होंगी और अल्टीमेटली यही लोग जो हैं ये जो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, यही लोग वोट करेंगे और ये बिल पास होता हुआ भी आप तो फिर वो उस एपीसी का क्या होगा? फिर मौलाना फजल रहमान का एतमाद तो फिर इन पर से उठ जाएगा, फिर वो तहरीक हुकूमत के खिलाफ कैसे चलाएंगे मिलके? अपोजिशन में तो फिर दरारें पड़ जाएंगी। देखिए, मौलाना साहब ने तो कौमी सलामती का जो बिल था उस हवाले से भी उन्होंने वोट नहीं किया था, लेकिन वो बिल तो पास हो गया था। तो मामला ये है, एपीसी तो एक लॉलीपॉप है जो मौलाना साहब को देते हैं। वो जरदारी साहब अपनी गेम चलाने के चक्कर में, वो अपनी डीलें बनाने के चक्कर में है। नवाज शरीफ साहब अपनी डील बना चुके, शहबाज शरीफ साहब अपनी डील के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। तो मामला ये है कि ये अल्टीमेटली, चूंकि ये मामला जो है ये कोई पीटीआई की हुकूमत या मुल्की रियासत के एक मफाद का मामला है और अल्टीमेटली जो भी पार्लियामेंटेरियन, जो भी लोग हैं, उनको भी पता है कि क्यादर जो बाहर से बैठ के नवाज शरीफ साहब हुक्मनामे जारी कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे रहना है, जो मुल्क के साथ जो लोग लायल हैं, तो अल्टीमेटली वो नून लीग से हों या पीपल्स पार्टी, सारे लोग ऐसी नहीं है कि वो एक मुल्क के मफाद का मामला और उसके हवाले से वो वोट ना करेंगे। अल्टीमेटली वो वोट करेंगे तो, और ये बिल पास होगा। और आप तो साहब, हुकूमत जो अचानक से मियां साहब की वापसी की बातें करने लगी, रिपोर्ट्स की बातें हो रही हैं, वो रिपोर्ट्स पुरानी थी, बेवकूफ़ बनाया गया, चले गए मियां साहब, वापस नहीं आ रहे, तंदुरुस्त हैं, वो प्रेशर इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि अपोजिशन आसानी के साथ इस बिल को पास होने दे और कोई डील अंदरूनी खाना हो जाए? कोई इस तरह की डील भी हो सकती है? देखिए, मियां साहब तो वापस आ नहीं रहे। वो मरियम साहब आपको पता है और नैब के हवाले से, जो पेशी के हवाले से एक थोड़ा सा एक्टिव हुई थी, उसके बाद आपने देखा फिर वो खामोश हो गई हैं। इवन के फजल रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहब को कहा था कि आप उनको बनाएं, लेकिन एक्टिव शहबाज शरीफ साहब हो गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल भी वापस नहीं आ रहे, ना हुकूमत उनको लाना चाह रही है। हुकूमत ने भी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अगर हुकूमत उनको लाना चाहती तो हाई कोर्ट में जाएं, और हाई कोर्ट में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, जो ग्रंटर शहबाज शरीफ साहब वो इधर फिर रहे हैं, हुकूमत जाए हाई कोर्ट में कि जनाब इनकी जो रिपोर्ट्स वो तो अब ठीक आ गई हैं। तो बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ बयानात ही चल रहे हैं, कोई अमली इकदाम तो अभी तक इस सिलसिले में नहीं उठाए जा रहे। असद खैल साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे। और ये हुकूमत को अदालत जाना चाहिए, वो जो गारंटी दी गई थी उसको अदालत में पेश करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो ज़मानत का वक्त था वो तो मुद्दतों हुए ख़त्म हुए भी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।